2 दिन हो गया आपका दौरा, तो किस तरह के रुझान मिल रहे हैं और लोगों की जन समस्याएँ क्या हैं? किस कुछ चीज़ें बात हो रही हैं लोगों से? देखिए, मैं बहुत भाग्यशाली उम्मीदवार हूँ समाजवादी पार्टी का, जिसको आज़मगढ़ जैसी शानदार सरज़मीं पर एक बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फिर से भेजा है। क्योंकि ये सरज़मीं मैं समझता हूँ समाजवादी इतिहास की सबसे ऐतिहासिक सरज़मीं है, जहाँ एक बहुत शानदार परंपरा स्वर्गीय राम बच्चन जी का ये क्षेत्र रहा, स्वर्गीय चंद्रजी जी का क्षेत्र रहा, स्वर्गीय राम नरेश जी का क्षेत्र रहा। सदैव नेताजी ने हमेशा कहा कि अगर इटावा मेरा दिल है तो आज़मगढ़ मेरी धड़कन है। जहाँ नेताजी ने आज़मगढ़ को अपनी धड़कन माना, वहीं आज़मगढ़ के हर नागरिक के दिल में नेताजी की तस्वीर बनी रही और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नेताजी भी यहाँ से सांसद रहे। आर्य अखिलेश यादव जी को भी यहाँ के लोगों ने सांसद बनाया और केवल सांसद ही नहीं बनाया, बल्कि उनकी विचारधारा को बढ़ाने का जो अधिकतम प्रयास हो सकता था, अधिकतम परिणाम हो सकता था, वो आज़मगढ़ की सरजमीं ने दिया है। और ऐसी जगह पर मुझे आने का मौका मिला। मैं परसों से आया हूँ, आज तीसरा दिन है क्षेत्र में। लगातार जब से जिले की सीमा में घुसा हूँ, बहुत व्यापक समर्थन, बहुत व्यापक आशीर्वाद। समाज का कोई वर्ग, कोई व्यक्ति, कोई ग्रुप ऐसा नहीं है, चाहे हमारे बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, बच्चे हों, हमारे नौजवान हों, किसान हों, हर तरह के लोग, व्यापारी हों या जाति धर्म के लिहाज से किसी भी अगर आप वर्गीकरण करेंगे तो हर वर्ग के लोगों का समर्थन व्यापक मिल रहा है। और समर्थन की बुनियाद पर मैं कह सकता हूं कि मुझे निश्चित तौर पे यहाँ के लोग अपना आशीर्वाद देके यहाँ से संसद भी भेजेंगे। और मैं लोगों को आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूं, जो परंपरा हमारे बुजुर्गों ने रखी, हमारे नेताओं ने रखी और जिस उम्मीद के साथ हमारे अध्यक्ष जी ने मुझे भेजा है, मैं कोशिश करूंगा उनकी सभी उम्मीदों को मैं पूरा कर सकूं। जी निरहुआ कहते हैं कि अखिलेश यादव जी चुनाव जीत करके चले गए और दूसरे बार चुनाव हार करके चले गए। ऐसे में फिर आए, चुनाव जीते हारेंगे, आजमगढ़ से चले जाएंगे। मैं लगातार आजमगढ़ के बीच ही लोगों के लिए बना हुआ। उनसे कहिए कोई नई स्क्रिप्ट लिखवाएं। ये स्क्रिप्ट मैं उनकी बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, कुछ नया लिखवाएं सर, कुछ चिंता करें। अग्निवीर के कैसे नौजवान 75% देश की सीमा की रक्षा करके जहां फक्र और गौरव महसूस करते हैं, वो 75% नौजवान निकाले जाएंगे। आप सोचिए उन परिवारों के बारे में, आप सोचिए उन परिवारों के बारे में जिसमें अगर पुलिस भर्ती के नाम पर नौकरियां निकलती हैं और 50 लाख नौजवान उसमें शामिल होते हैं और पेपर लीक कर दिया जाता है। आप सोचिए उन नौजवानों के क्या हाल होंगे। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ, मुझे नौजवानों की बेरोजगारी का एहसास है। कैसे बुजुर्ग लोग अपने खून पसीने की कमाई करके, कर्ज लेके, जमीनें बेच के, उधार लेके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और नौजवानों की जो परीक्षाएं रद्द कर दी जाती हैं या पेपर लीक कर दिए जाते हैं, उनके बुजुर्गों से क्या बीत रही है। कम से कम उसकी तरफ चिंता करें, एक नई स्क्रिप्ट लिखें। सर, बीजेपी मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए जन से सहयोग मांग रही है। वो अपनी मैनिफेस्टो में कुछ ऐसी चीज। समाजवादी पार्टी लगातार संघर्षरत है। पीडीए का मुद्दा है, दलित, पिछड़े, शोषित मुसलमान भाइयों के प्रति, आदिवासियों के प्रति जो शोषण भेदभाव हो रहा है बीजेपी में, वो किसी से छुपा नहीं है। बेरोजगारी की किस पराकाष्ठा पे। और भारतीय जनता पार्टी से मैं कहूंगा कि वो लोगों से सहयोग न मांगे, अपने पुराने घोषणा पत्र को उठाएं और गुमराह न करना चाहें लोगों को। लोग गुमराह होने वाले नहीं है। क्या आप नए इवेंट करेंगे? मैं पूछना चाहता हूं लोगों से, बाद में तो आप पूछिएगा, पहले ये बताइए 2 करोड़ रोजगार हर साल थे, आज 10 साल हो गए सरकार को, 20 करोड़ नौजवानों के रोजगार कहाँ हैं? आप बताइए। उस समय देश के हमारे वयोवृद्ध प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का मजाक उड़ाया जाता था कि डॉलर की कीमत पर रुपए की वैल्यू गिरती चली जा रही है और प्रधानमंत्री जी की उम्र की वैल्यू होती चली जा रही है। हमारे वयोवृद्ध प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का अपमान किया जा रहा था। आज बताएं डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया कहाँ खड़ा है। जहां बीजेपी के लोग कहते थे रुपए की केवल कीमत ही नहीं गिरती बल्कि देश की शान गिरती है, आज बीजेपी लोग जवाब दें कि आखिर हमारे देश की सम्मान और गौरव कहां पहुंचा दिया है। बीजेपी के लोग इस बात का जवाब दें, जो लोग 450 रुपए के सिलेंडर पर राजघाट पे बापू की समाधि पे जाके का आंदोलन करते थे, आज वो बताएं सिलेंडर कहाँ है, आज वो बताएं डीजल और पेट्रोल कहाँ है, आज वो इस बात को बताएं जो लोग कहते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, देश बिकने की आखिर परिभाषा क्या है? देश का रेल बिक गया, देश का तेल बिक गया, देश के हवाई जहाज बिक गए, देश के हवाई अड्डे बिक गए, देश की संचार की तमाम चीजें बिक गई,
देश की बैंकें बिक रही हैं, देश की बीमा कंपनी बिक रही है। आखिर देश बेचने की भारतीय जनता पार्टी की परिभाषा क्या है? आज 10 साल के भाजपा के शासन के बाद पूरा देश उनसे ये सवाल कर रहा है। लोगों से सुझाव ना मांगे, लोगों से सुझाव मांगेंगे तो बीजेपी के लोगों से मैं कहूंगा, लोगों के दिलों में और गुस्सा आएगा। उनके उनके घाव पर नमक न छिड़को, नमक छिड़कोगे तो कहीं ना कहीं आपको और ज्यादा शिकार भी होना पड़ेगा। परिणामों के बाद दे रहे हैं कि अगर आप ईवीएम को भी ध्यान में लिया जाएगा आप लोगों के द्वारा। ईवीएम हमारा सैद्धांतिक तौर पे समाजवादी पार्टी का लगातार ईवीएम का विरोध है और विरोध हमारा रहेगा। और जब कभी समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के सहयोगियों को ताकत देगी देश की जनता, तो निश्चित तौर पे ईवीएम को हम लोग हटाएंगे। बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरुआ हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कटाक्ष करते रहते हैं। उसको लेके उन्होंने फिर एक बार कटाक्ष किया और कहा कि हम उनके भाई को चैलेंज किए थे, वो नहीं आए, डर के भाग गए। इसके में उनके भाई आए हैं, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से चैलेंज की बातें नहीं करनी चाहिए। वो पिछला चुनाव लड़े भी थे, 2,60,000 से हारे थे, जबकि मैंने उस चुनाव में भी मुझे आने का मौका मिला था। और अगर आप लोगों के पास वो रिकॉर्डेड बयान होगा तो सुना, उन्होंने कहा था कि ब्रह्मा भी नहीं हरा सकते। यही बात कही थी ना, यही बात कही थी, अगर आपके रिकॉर्ड में होगी। तो कुछ लोग अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए बड़े लोगों पे आरोप लगाते हैं। मैं उनसे कहूंगा कि हमारे समाजवादी साथियों से पहले निपटो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो देश की बहुत बड़ी हस्ती हैं, उनके बारे में चर्चा ना करो और उनसे कहो कि कुछ नए स्क्रिप्ट राइटर लाएं। ये स्क्रिप्ट बहुत पुरानी चल रही है। इंडिया गठबंधन में नए सारे साथी होंगे, हम लोग बहुत जल्दी उनके साथ बैठक करके सारे साथी दिखेंगे। सर, निरहुआ जी कहते हैं आजमगढ़ के 15 महीने में जो मैंने विकास कर दिया 15 साल में कोई नहीं कर पाया। आपने देखा क्या चीजें दिख रही है? वो इसी तरह से सच होगा जैसे उनको ब्रह्मा नहीं हरा सकती थी। सर, उनका कहना है ये कि सर अगर आप जीतेंगे तो 5 करोड़ मिलेगा और उनके पास 500 करोड़ है। ये उनको ये पता नहीं है कि आजमगढ़ की सरजमी है। इसीलिए मैं कहता हूँ स्क्रिप्टेड राजनीति करते हैं हम लोग, जज्बातों की, दिलों की राजनीति करते हैं। ये आजमगढ़ जिला वो जिला रहा है, कभी बड़ी बड़ी सत्ताओं का, कभी बड़े से बड़े प्रलोभन का, कभी आजमगढ़ के लोगों ने परवाह नहीं की। ये आजमगढ़ के लोग क्रांतिकारी लोग रहे हैं। आजमगढ़ के लोग तर्क पर, आजमगढ़ के लोग गुणदोष पर, आजमगढ़ के लोग समाज के हित पर, आजमगढ़ के लोग समाज की सच्चाई पर राजनीति करने वाले लोग रहे हैं। तो यहाँ प्रलोभन देने की बातें न करें, उससे पहले आजमगढ़ का इतिहास पढ़ें। सर, आप मिल सकता है इसकी कितना आप सांत्वना वो देंगे? मैं चाहूंगा कि आपके अगर कोई मित्र, कोई साथी मैनपुरी के हों, जहाँ से मैं रहा हूँ, कोई साथी अगर बदायूं के हों, तो उनसे अगर लें और वहाँ से रिकॉर्डेड बयान ले आएं, उसके बाद आजमगढ़ के लोगों को दिखाएंगे तो शायद मेरी भी कोई मदद हो जाएगी। ठीक है।